अलहदा तेलंगाना की जद्दोजहद वैसे तो बहुत पुरानी है। 60 साल से अलहदा तेलंगाना की लड़ाई मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से लड़ी गई। यहां तक कि कांग्रेस के ही आंजानी वजीर आला चिन्ना रेड्डी ने भी इसके लिए आवाज उठाई थी। इसके बाद ये लड़ाई वक्फे वक्फे से चलती रही। आखिरकार फरवरी 2014 में पार्लियामेंट ने आंध्र प्रदेश से 10 अजला पर मुश्तमिल तेलंगाना रियासत के क़याम के लिए आंध्र प्रदेश तंजीम-ए-नौ एक्ट 2014 का बिल मंजूर किया था। इस बिल को 1 मार्च 2014 को सदर की मंजूरी मिली। रियासत तेलंगाना की बाज़ाब्ता तौर पर 2 जून 2014 को तश्कील दी गई। के चंद्रशेखर राव इंतखाबात के बाद तेलंगाना के पहले वजीर आला मुंतखब हुए, जिसमें तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी ने अक्सरियत हासिल की थी। आज 7 साल मुकम्मल हुए हैं अलहदा रियासत के क़याम को। वज़ीर आला की सरकारी रिहायशगाह प्रगति भवन में आज यौम तासीस तकरीब मुनक्किद की गई। इस खुशी के मौके पर वज़ीर आला KCR कौमी परचम लहराया। इस मौके पर वज़ीर आला ने तेलंगाना के अवाम को यौम तासीस की मुबारकबाद भी दी। अहम बात यह कि जिन मकासद के लिए तेलंगाना को हासिल किया गया, इसमें कितनी कामयाबी अभी तक मिली है, आज खबर दोपहर में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। और आइए, कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस पूरे मामले पर बात करने के लिए जुड़ चुके हैं, जिसमें कृषांक जो कि लीडर हैं TRS के, और साथ ही TR श्रीनिवास हैं BJP से। इनके अलावा है सिराज खान जो कि तर्जुमान हैं तेलंगाना कांग्रेस के। तीनों मेहमानों का खैर मकदम है, स्वागत है। यौम तासीस तेलंगाना आप सभी को मुबारक हो। सभी तेलंगाना की पार्टियां, वो समाजी तंजीमें अपना अपना योगदान, अपना ताउन बताती हैं, ज़्यादातर सियासी पार्टियां। कृषांक हमारे साथ TRS से इस वक्त जुड़े हुए हैं। कृषांक, जिन मकसद के लिए तेलंगाना हासिल किया गया है, 7 साल में कहां पहुंचा है तेलंगाना, कितनी कामयाबियां तेलंगाना को मिली हैं? जिलानी जी, पहले तो आपको, आपके सारे चैनल के ऑडियंस को भी तेलंगाना के 7 साल का मुबारक जी। यस, 60 इयर्स का जो संघर्ष था, तेलंगाना हासिल होगा कि नहीं, बहुत सारे लोगों ने, जिस तरह से आपने कहा, चिन्ना रेड्डी साहब जी ने भी एक टाइम पे संघर्ष किया था, फिर बाद में 1990s में भी हुआ था, पर जिस तरह से 2001 तेलंगाना राष्ट्र समिति के बनने के बाद जी जो फासले TRS पार्टी ने तेलंगाना के संघर्ष में उठाए जी, और 2009 में भी जो स्टेटमेंट पहले दिया गया था, उसके बाद हमने देखा कि आंध्र प्रदेश के लोग, आंध्र प्रदेश के पूरे नेता जो थे, उनकी कोशिश थी कि तेलंगाना के इस बनने का रोक टोक करे, और 5 साल के बाद फिर 2014 में तेलंगाना हासिल। तेलंगाना आने के बाद पहले इस पूरे पालन को समझने के लिए ऑलमोस्ट 6 months to 1 year KCR जी को लगा जी। पर जिस तरह से विकास की ओर तेलंगाना सरकार सोच रही है जी, वो अपने इम्प्लीमेंटेशन में, जिस तरह से केंद्र सरकार या दूसरे राज्य भी तेलंगाना के तरफ बहुत सारे पॉलिसीज देखते आ रहे जी, उस माहौल से आज तेलंगाना बहुत सारे एक विजनरी के तरह तेलंगाना आगे बढ़ रहा है। एक हमारे लिए जो प्रायोरिटी था वो था पानी जी। पानी में हमने प्रोजेक्ट्स भी हमने किया है, तेलंगाना सरकार ने खुद अपने, क्योंकि देश के सरकार से, केंद्र सरकार से अब तक एक भी नेशनल इरिगेशन प्रोजेक्ट तेलंगाना को नहीं है, पर हम जो सेल्फ सफिशिएंट यहाँ है, हमने एक कालेश्वरम प्रोजेक्ट बनाया, उससे आज खेती में अव्वल स्थान में तेलंगाना राष्ट्र है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने राइस बोल ऑफ इंडिया का खिताब तेलंगाना राष्ट्र को दिया। 24 घंटे हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ, पानी के साथ साथ किसानों को राइतु बंधु का स्कीम, जो इन्वेस्टमेंट के लिए तेलंगाना सरकार की हर एकड़ 5,000 रुपए किसान को दे रही है। इसी कारण जो पहले किसानों के आत्महत्या थे, आज वो कम होते। ये रहा किसान की बात। अगर ज्यादातर हैदराबाद को देखेंगे कि हैदराबाद को बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं ने हैदराबाद को IT कैपिटल ऑफ इंडिया, IT के माहौल में भी यहाँ पे बहुत सारे IT एक्सपोर्ट्स में हमारा ग्रोथ है। बहुत सारे बड़े बड़े देश के कंपनी, उनके कैंपसेस
माइक्रोसॉफ्ट रहने दीजिए, गूगल रहने दीजिए, अमेजॉन रहने दीजिए, उनके कंपनीज यहाँ हैदराबाद में है। ठीक। सिर्फ हैदराबाद ही नहीं, यानी अलहदा होने के बाद, तेलंगाना अलग होने के बाद आपके हिसाब से तरक्की हो रही है। हमारे साथ शिराज खान भी है, कांग्रेस से हैं वो। मैं कांग्रेस के पास इसलिए आ रहा हूं दूसरी तरफ, क्योंकि कांग्रेस का ही दौरे हुकूमत था जब तेलंगाना अलहदा हुआ। शिराज खान जी, आपको क्या लगता है, अलहदा तेलंगाना जिस मकसद के लिए हासिल किया गया है, वो मकसद क्या पूरा हो रहा है, या हुआ है, या शुरुआत हुई है? कांग्रेस ने जिस चीजों को जहन में रखकर अलहदा किया था तेलंगाना को, कांग्रेस कैसे देखती है आज 7 सालों बाद तेलंगाना को? आदाब और जय हिंद तमाम मेरे व्यूवर्स को और टीवी 18 उर्दू बुलेटिन को। सबसे पहले मैं तेलंगाना की बधाई देती हूँ, जिन्होंने यानी कि लाखों सैक्रिफाइसेस के बाद, उमूमन यानी कि खुसूसन बच्चों के सैक्रिफाइसेस के बाद, इतने सालों के बाद सब तेलंगाना जब हासिल हमने किया था, तो महज मैं समझती हूँ कि उस वक्त के दौर में जहां पर 2014 तक की लड़ाई यानी कि जारी थी, तो उस वक्त हमारी सरकार थी। अभी अभी मेरे भाई ने ये कहा था कि बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स का उन्होंने नाम लिया था, उसके बाद जाकर इतनी लंबी लड़ाई के बाद ये तेलंगाना हासिल हुआ। इसका अहम मकसद और अहम मंशा क्या होना चाहिए था सर? छोटी रियासतों में बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो जा सकता है, यानी कि जहां पर आंध्राइयों ने तेलंगाना पे काबिज हो चुके थे, उस आंध्राइयों को भगाकर हमारी यानी कि मईशियत को, हमारे रोजगार को, हमारे एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए, मजीद खुशहाली लाने के लिए एक वर्ड तेलंगाना में यूज किया जा रहा था सीएम केसीआर की जानिब से कि गोल्डन तेलंगाना। तो मैं समझती हूँ कि इस गोल्डन तेलंगाना के सुनहरे ख्वाब को सोनिया गांधी जी ने सजाया था। जिस वक्त सोनिया गांधी जी के पास जाकर सीएम केसीआर ने किस तरीके से गुहार लगाई थी कि अम्मा मेरी झोली में ये जो सके आप तेलंगाना डाल दीजिए, ताकि मैं आपसे मर्ज होकर इस तेलंगाना के उस सुनहरे ख्वाब को यहाँ की 4 करोड़ अवाम के साथ मैं बहुत ही इंसाफ करूंगा। लेकिन सूरत हाल जब हम जायजा लेते हैं इतने सालों के बाद, तो हमें क्या नजर आता है सर? सिर्फ शुरुआत की ही बात हम कर सकते हैं, क्योंकि जब भी फॉर्मेशन डे पर केसीआर साहब से सवाल किया गया था कि अबाउट द डेवलपमेंट, तो ये यही बताते रहे कि नई रियासत है, हमें वक्त लगेगा इसको सुधारने में, इसको संभालने में, इसको डेवलप करने के लिए। लेकिन मैं समझती हूं कि जिस लेवल की बात उन्होंने अभी तक करती आई है, ऐसा पूरा कुछ भी नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि उन 1200 बच्चे जिन्होंने तेलंगाना की एजुकेशन की खातिर अपनी जाने गंवाई है, अभी तक उन बच्चों तक एक भी यानी कि क्या इन्होंने सरकारी नौकरी दी है? उन माँ बाप के लिए उन्होंने कुछ भी किया है? ये छोटी सी बात कर रही हूं मैं। रही बात डेवलपमेंट की, घर घर पानी पहुंचेगा, घर घर बिजली पहुंचेगी, रास्ते ठीक हो जाएंगे। हॉस्पिटल्स की बात अगर हम ले लेते हैं तो कहां पर है सर? कौन से सेक्टर्स में ये लोग डेवलप किए हैं? हम अपोजिशन में रहकर सवाल तो हम करेंगे, लेकिन हमारा सवाल जायज है। ठीक है, ये मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ। और मोदी जी की तरह केसीआर साहब भी इतने बड़े झूठे वादे किए हैं, ठीक है, जहां पर कोई भी उनका वादा, हमने सिर्फ डेवलपमेंट की बात की थी। ठीक है, टीआर श्रीनिवास जी यहाँ पर बीजेपी से जुड़े हुए हैं। मैं श्रीनिवास जी के पास आखिर में इसलिए आया हूं कि बीजेपी दौरे हुकूमत है, 7 साल बीजेपी को भी हो गए हैं, और अक्सर आपके रिश्तों को जो है गलत बताया जा रहा है। बीजेपी तेलंगाना के डेवलपमेंट को कैसे देख रही है? जब तेलंगाना अलग हुआ था, सरप्लस बजट था, बहुत अच्छी हालात थे, लेकिन मौजूदा हालात कैसे देखते हैं श्रीनिवास जी आप? बहुत बहुत धन्यवाद जिलानी साहब, आपने मेरे को ये डिस्कशन में बुलाया। सबसे पहले मैं उन मार्टियर्स को मैं शत नमन करता हूं जिन्होंने अपना बलिदान दिया तेलंगाना के लिए जी। और आज के दिन सबसे पहले मैं तेलंगाना की चिन्नम्मा स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी को याद करता हूं, जिनके वजह से आज ये तेलंगाना हासिल हुआ। क्योंकि सबसे पहले उन्होंने बोला था, आज बिल लाइए, कांग्रेस को बोला था आप बिल लाइए, हम तेलंगाना लाएंगे जी। और उन्होंने साथ रह के ये तेलंगाना घोषित करवाया जी। अब आते हैं, मैंने अपने माननीय प्रवक्ता टीआरएस के और माननीय प्रवक्ता कांग्रेस के दोनों के पक्ष सुने मैंने, बिल्कुल उनके भी जवाब मैं थोड़ा
चंद 6 पॉइंट्स पे मैं बात करूंगा, 6 पॉइंट्स पे बात करूं। जी हाँ, उनके भी मैं जवाब दूंगा। जी। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूं, जो माननीय केसीआर साहब ने जब तेलंगाना फॉर्मेशन के टाइम में बोला था, जी मैं दलित को एक मुख्यमंत्री बनाऊंगा, मैं उस दिन का इंतजार में हूं जब एक दलित मुख्यमंत्री बनेगा तेलंगाना का। ठीक। 1 लाख जॉब, दूसरा 1 लाख जॉब उन्होंने वादा किया था, जब बोला कि जब आंध्रा वाले चले जाएंगे जी हमारे पास खाली खाली होगा और हम आपको जॉब्स दिलाएंगे एकदम तुरंत, पहले फर्स्ट टर्म में। वो मैं देख रहा हूं अभी भी। जी। हैदराबाद, वारंगल और बाकी सिटीज को बोला था डैलस, टेक्सास, सिंगापुर बनाने को। अलबत्ता हैदराबाद हर बरसात में तो वेनिस बन जाता, वो तो आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूं। ठीक। दूसरा, अगला, यहां पे क्या है कि हर चीज परिवार में सिमट के रह गई है। अगर कोई मंत्री बोलेगा उसको बोलने की इजाजत नहीं है। ये तो परसेप्शन जनता नहीं श्रीनिवास जी, देखिए ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। हम आज तेलंगाना पर बात करेंगे, तेलंगाना के डेवलपमेंट पे बात करेंगे। मैं तेलंगाना, मैं बता रहा हूं तेलंगाना से सबसे ज्यादा गल्फ में लोग जाते हैं, ये केसीआर साहब को भी पता है। उन्होंने जब तेलंगाना फॉर्मेशन हुआ था, उन्होंने बोला मैं एनआरआई पॉलिसी लेके आऊंगा। ठीक भाई, मैं उस दिन का इंतजार में हूं, जब आप घोषित करेंगे जिस दिन ये एनआरआई पॉलिसी है। और दूसरा, 2 बेडरूम हाउस, जो डेवलपमेंट की बात, इंडेक्स की बात करते हैं, थोड़े दिए हैं और थोड़े के तो दीवार टूट रहे, जो हम सोशल मीडिया में देख चुके हैं। अब ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जब आपको एक बनी बनाई खिचड़ी मिली, जैसे तेलंगाना सरप्लस बजट आप जो बोल रहे थे जी, हम एक्सपेक्ट करते थे एज अ फेडरल स्ट्रक्चर, सेंटर में हम जब हैं, आप हमसे मदद लीजिए, हम आपको जरूर मदद करेंगे। और मोदी जी ने हर बरसक प्रयत्न किया और हेल्प किया भी। मगर यहाँ पे क्या हुआ है कि आपको जहां जहां सेक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, दूसरा आपको जॉब क्रिएशन, आपको एग्रीकल्चर, इस पर थोड़े तवज्जो देने की बात हो रही थी जी, यहाँ पे थोड़ा सा चुप हुआ है। ठीक है कृषांक, काफी सवाल जो है श्रीनिवास जी ने उठाए हैं डेवलपमेंट को लेकर ही। जी, पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि जो पहले तेलंगाना से पहले जो छोटे राष्ट्र बने हुए थे, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, कभी आपने इस देश में जिलानी जी, कभी आपने सुना है कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड तेलंगाना के समान देखा गया है? तेलंगाना और हैदराबाद को मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली के साथ देखा गया जी। इस तरह से विकास हो रही है। कभी ये 3 राष्ट्र आर्थिक व्यवस्था में या ऐसे कोई प्रोजेक्ट, कालेश्वरम जैसा, या किसानों के प्रति कोई अव्वल स्थान, या आईटी के प्रति कोई अव्वल स्थान, ऐसे कुछ कभी सुना है आप? तो कंपेयर करना, दूसरे राष्ट्र किस तरह से पीछे पड़े हुए हैं, तेलंगाना किस तरह से आगे जा रहा है, वो एक स्पष्ट उदाहरण। और एक बात मैं करना चाहता हूं, देखिए, सिर्फ राजनीति बात करना कोई भी बात कर सकते नहीं कृषांक, एक चीज देखिए कृषांक, एक चीज ये है, जब ये एक स्टेट था आंध्र प्रदेश तेलंगाना, हैदराबाद काफी डेवलप था, ठीक है, उसमें नया कुछ करना नहीं था आपको। बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक सिटी को उसके ऑपरेशंस, मेंटेनेंस, उसको बढ़ाना, देखिए, अगर आउटर रिंग रोड सिर्फ शमशाबाद और एयरपोर्ट बना दिया गया, आज क्यों लुक ईस्ट पॉलिसी, गटकेसर, वरंगल के तरफ क्यों आज आईटी सेक्टर आ रहा है, क्यों उस तरफ रोड्स बन रहे, क्यों मेट्रो एक्सपेंशन हुआ? आज जब कांग्रेस सरकार थी, कहां तक मेट्रो हुआ? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आए 2017 में, तब मेट्रो शुरू हुआ, पर मेट्रो का तो प्लान कांग्रेस के टाइम पे ही था। ऐसा नहीं कि ओवरनाइट कोई सिटीज बनने। ठीक है श्रीनिवास जी के और भी सवाल थे, उसको बनाने। देखिए, बहुत सारे सवाल हैं। जी जी। मैं 1,30,000 के जॉब्स हमने कभी भी नंबर्स दे चुके, ऐसा कि 2 करोड़ का वादा केंद्र सरकार की तरह दे दिया, ऐसा नहीं। हमने नंबर्स पब्लिक डोमेन में लगाया, इसी कारण एमएलसी इलेक्शंस में ग्रेजुएट्स पूरे देख के हमें वोट दे चुके जी। आपका खुद का केंद्र सरकार हमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में, फिशरीज में, पोल्ट्री में अव्वल स्थान क्यों दे रही है तेलंगाना राष्ट्र को? ऐसा पहले तो माहौल नहीं था ना जी। स्कूल्स, रेजिडेंशियल स्कूल्स, जिस तरह से आज सोशल वेलफेयर, ट्राइबल स्कूल्स, आईआईटीज में जा रहे, आईआईएम्स में जा रहे दलित आदिवासी छात्र तेलंगाना के। हम बहुत सारी ऐसे पॉलिसीज लाए हैं जो
कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, नहीं, ये कृषांक पेंशन श्रीनिवास जी ने जो बेसिक चीजें कही कि आपने जो वादे किए थे, उन वादों में से आपने क्या किया? जो वादे तो श्रीनिवास जी याद दिला रहे हैं ना, वही उनका सवाल है। नीलू निधुलू नियामकालू, ये हमारा टैगलाइन था जी, ये तीन नारे थे आपके। हमारे जो रिसोर्सेज थे और हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है, ये तीनों भी मैं बोल सकता हूं। पानी का आज पूरे हर घर में नल है, ये मिशन भगीरथ का स्कीम, हर जल, ये उन लोगों का स्कीम हमसे कॉपी किया है केंद्र सरकार ने, उसमें हमने अचीवमेंट पाया। फ्लोरोसिस एक टाइम पे था, आज फ्लोरोसिस नहीं है। रही रिसोर्सेज की बात, रिसोर्सेज मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। आज हर गांव में जाइए, आज हॉस्पिटल्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, आज डिस्ट्रिक्ट्स में जाइए, सिर्फ गांधी तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इमीडिएटली कोविड के समय किसने बनाया? हमने बनाया। उसको एक डंजन स्पोर्ट्स था, वो स्पोर्ट्स स्टेडियम भी कोई यूज नहीं कर रहे थे, उसको हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमने दिया। आज बहुत सारे जिलाओं में भी 100 बेडेड हॉस्पिटल्स है। मैं रिसेंटली नागार्जुन सागर में भी था, वहां पे 19 करोड़ से हमने 100 बेडेड हॉस्पिटल बनाया। आज वो कोविड वार्ड के लिए भी यूज हो रहा है। वो बता रहे हैं कि केंद्र सरकार ने सपोर्ट किया। मुझे आज प्रश्न करना चाहिए, रेल कोच फैक्ट्री कहां गया? ITIR प्रोजेक्ट कहां गया? जब हैदराबाद में बाढ़ आए, आज हम देख रहे हैं हर जगह पे, गुजरात में बाढ़ आता है जिलानी जी, बाढ़ आने से पहले ही इंस्टेंट रिलीफ 500 करोड़ अनाउंस होते हैं। पर जब तेलंगाना में बाढ़ आते, हम कमिटी भी जाएंगे, सेंट्रल कमिटी आने के बाद हम अनाउंस करेंगे। आज तक प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में 1 पैसा भी हैदराबाद के बाढ़ के लिए नहीं आया। केंद्र सरकार बात कर रही है, केंद्र सरकार ने तेलंगाना के लिए एक इरिगेशन प्रोजेक्ट नहीं दिया, एक इरिगेशन प्रोजेक्ट। वो बता रहे हैं कि वो हमारे लिए हेल्प कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे अंश है। बिल्कुल इस 7 साल के विकास में खुद ब खुद तेलंगाना अपने पैरों पे खड़ रहा है। आज खेती हो रही है, इंडस्ट्रीज हो रहे हैं, जॉब एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, प्राइवेट सेक्टर भी बढ़ रहा है, सिराज खान की तरफ गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और प्राइवेट भी बढ़ रहा है। ठीक है कृष, सिराज खान, कांग्रेस का दौर हुकूमत 2014 तक था, ठीक है। कांग्रेस के डेवलपमेंट और मौजूदा टीआरएस के डेवलपमेंट में कितना फर्क है, कितना गैप आया है? सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि जितने भी बातें अभी टीआरएस के प्रवक्ता ने बात की है कि कालवेश्वरम प्रोजेक्ट से लेकर मेट्रो लाइन से लेकर ये सारे के सारे हमारी कांग्रेस की देन है। हमारे दौरे हुकूमत में ये सारी तमाम चीजों को मैक्सिमम 70% तक हमने इसको डेवलप किया था। ये किस तरीके से कहते हैं, आज जो इरिगेशन प्रोजेक्ट की बात हो रही है वो हमारी देन है। इन्होंने किया क्या सर? सारे नाम, सारे कर्म हमारे थे और इन्होंने अपने नाम का लेबल लगाया था। और अब बात रही, जब बाढ़ की बात आ जाती है मेन स्ट्रीम पर, तो आपने देखा है कि लास्ट टाइम जब बाढ़ आई थी उस्माननगर कितना बेहाल था। क्या अभी सुन लीजिए, सिराज खान को सुन लीजिए। क्या अभी तक केसीआर साहब ने वहां के बाढ़ से मुतासिर लोगों के लिए क्या अभी तक उन्होंने टेम्पररी तौर पर भी ये लिस्ट जारी की है कि इतने लोगों को जो है सो के डबल बेडरूम दिया जाएगा? अरे किस मुंह से ये डबल बेडरूम की बात करते हैं, किस मुंह से ये डेवलपमेंट की बात करते हैं? सर आप भी गौर कीजिए, क्योंकि आपसे बेहतर कोई श्रीनिवास जी, आपने जो सवाल किए थे, आपको उनके जवाब मिले हैं कृषांक से? ये थोड़े सवाल गोल कर गए। जैसे मैं एनआरआई पॉलिसी की बात इसलिए कर रहा था जी, मैं खुद गल्फ से जुड़ा हूं और मुझे पता कितने तेलंगाना के वहां से वापस आए हैं, सऊदी, दुबई, ओमान, कुवैत, कतर से जी। अब जो यहाँ पे अपने अपने डिस्ट्रिक्ट लौटे हैं, बेचारों का हाल बेहाल है। उनको रिपैट्रिएशन, रिहैबिलिटेशन के लिए क्या कर रही है? बोल रहे हैं मेरे को जॉब दिया है, आपने स्किल डेवलपमेंट किया है, रीस्किलिंग किया है, उनको आपने स्किल मैपिंग किया है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में जो वहां वापस आए गल्फ से, उनको रीमैपिंग और रीस्किलिंग करके उनको गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में यूज कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। क्योंकि जो माइग्रेंट्स कोविड के टाइम पे, वेव 1 के टाइम पे जो वापस भी आए थे, उनको रीस्किलिंग करके गवर्नमेंट में डाला। उनको क्या तेलंगाना डाला है? मेरे को पता ही है। कृषांक, देखिए, पहली बात तो गल्फ पॉलिसी कितना, आप बीजेपी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको इतना भी मालूम नहीं है कि इमिग्रेशन पॉलिसी केंद्र सरकार बनाती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार
मिलके इमिग्रेट हम ये गलत हमने है। प्रॉमिस गल्फ किया था पॉलिसी गल्फ स्टेट में पॉलिसी। बनाते हैं। पहली बात तो तो आपको इमिग्रेशन पॉलिसी पॉलिसी फर्क एक्सटर्नल है। अफेयर्स मिनिस्ट्री खुद, क्योंकि आपने पहले सुषमा स्वराज जी का भी नाम लिया, पूज्य सुषमा स्वराज जी का। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को एक पॉलिसी बनाना चाहिए विथ ऑल एंटायर स्टेट्स के कंडीशन, जो भी गल्फ के वहां पे है जितने स्टेट्स के। हम यहाँ पे जिस तरह से उनके अगर आप करीमनगर कभी जाके दौर करें तो वहां पे पर्टिकुलरली बहुत हैंडलूम इंडस्ट्री था। गल्फ के जो जाते थे फिर आज वापस आ रहे। हम सेगमेंट वाइज काम कर रहे हैं जिलानी जी। वहां पे अगर आप हैंडलूम वीवर्स इन 7 सालों में एक टाइम पे कितने सेगमेंट्स जो है टीआरएस ने पूरे किए हैं? बहुत सारे। देखिए आप क्या अचीव किया है टीआरएस ने? अपने खुद के वादे पूरे कितने हुए हैं? अभी डबल बेडरूम का बोला है, मुझे समाधान तो देना पड़ेगा। बहुत सारे समाधान देने के लिए भी मैं तैयार हूँ। जी बताइए। डबल बेडरूम जी उन्होंने बताया कि डबल बेडरूम कुछ दिए हैं। एक आज वीडियो का चला के ये लोग चाह रहे हैं कि जिस तरह से डबल बेडरूम ही नहीं बना, बहुत सारे डबल बेडरूम बन रहे हैं, बहुत सारे डबल बेडरूम भी हो रहे हैं और तेजी से भी हो रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे लोग जो अपोज करने वाले हैं वो कोर्ट में केस डालते रहते हैं, जाके अपोज करते, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही है इस राज्य में। इसलिए कांग्रेस कभी बीजेपी को कुछ नहीं पूछता, रोकने की कोशिश करते, विकास को रोकने की कोशिश करते। आज इसी कारण ना जिलानी जी, जो भी इलेक्शन देखिए आप, क्यों टीआरएस जीत रही है? क्योंकि जनता के प्रति कोविड का समय है, किसी राष्ट्र में कोई स्टेट में जिलानी जी प्राइवेट टीचर्स को फाइनेंशियल हेल्प किया गया है? नहीं, सिर्फ तेलंगाना में किया गया। जर्नलिस्ट को कोविड आए तो उनको दे रहे, एडवोकेट्स को दे रहे, माइग्रेंट वर्कर्स को इस केंद्र सरकार ने माइग्रेंट वर्कर्स के लिए भी ट्रेन टिकट वसूल किया है, पर हमने कृषांक सिराज खान ने भी एक सवाल उठाया था, तेलंगाना के उन शहीदों को कितनी इज्जत दी गई? तेलंगाना के उन शहीदों के बारे में टीआरएस ने कभी बात नहीं की, और जो लोग तेलंगाना की लड़ाई में टीआरएस के साथ खड़े रहे 2014 तक, उनको अलग कर दिया गया, उनको पूछती भी नहीं है टीआरएस। बिल्कुल नहीं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वो स्टूडेंट्स कहां हैं? उस्मानिया के वो स्टूडेंट्स कहां हैं जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी टीआरएस के साथ खड़े होकर? एक एमपी था, 2 एमएलए है, मेयर था, डिप्यूटी मेयर था, जिला परिषद चेयरमैन है, मार्केट कमिटीज में चेयरमैन है। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, एक कांग्रेस छात्र को आपने किसी ने मौका दिया है? कांग्रेस ने दिया है या बीजेपी ने दिया है? किसी मूवमेंट के लीडर को मुझे नाम बताइए। तेलंगाना राष्ट्र समिति में सारे जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के बहुत सारे छात्र को है, वो आज टीआरएस में बहुत अच्छे स्थान में है, असेंबली में है, पार्लियामेंट में थे, बहुत सारे पोजीशंस में वो थे। तो बिल्कुल तेलंगाना राष्ट्र समिति को जो भी आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी रहने दीजिए या दूसरे यूनिवर्सिटीज रहने दीजिए, इंक्लूडिंग काकतिया यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर्स भी जो वाइस चांसलर थे वो भी मूवमेंट में पार्टिसिपेट हुए, सबको अच्छे लोग में है। और रही बात, ये तो आपने पार्टी में पोस्ट दे दी, लेकिन देखिए जिन लोगों ने इस मूवमेंट में हिस्सा लिया था, वो लोग ये चाहते थे कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में सुधार आए, हमको जो कमियां थी वो मिल जाए। यूनिवर्सिटीज में कितने वाइस चांसलर्स को आपने अभी तैनात किया है? कई सालों से यूनिवर्सिटीज वाइस चांसलर के लिए तरस रही है। शहीदों का समाधान देने दीजिए प्लीज, क्योंकि हर शहीद के परिवार में एक नौकरी, क्योंकि मैं बहुत सारे उनके साथ मिला जुला रहता हूं, हमारे क्षेत्र में भी है, उनको सरकारी नौकरी मिली है उनके परिवार में, और 10 लाख की फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिली है, जो बहुत सारे लोग फिक्स डिपॉजिट भी कर रहे हैं। ये जो कांग्रेसी और बीजेपी है ना, ये ठीक है। श्रीनिवास जी आप इस जवाब से मुतमईन है? श्रीनिवास जी सर ये बिना डेटा के कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं सर, बिना डेटा के कुछ ना कुछ। मैं पूछ रहा हूं कितने शहीद हुए, उनके फैमिली वाइज आपने क्या किया, वो डेटा दीजिए। आप सरकार में है या टीआरएस में? टीआरएस सरकार में, आप हमें डेटा दीजिए ना। बिल्कुल डेटा है। असेंबली में आप शायद असेंबली नहीं देख रहे, असेंबली सेशंस में मंत्रियों ने बहुत बार, जो भी मैंने आज बात किया है, ये सारों के कागजात भी उन्होंने लगाए, पब्लिक डोमेन में है जिलानी जी। आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आप वाइस चांसलर्स के बारे में बात कर रहे हैं,
हमने देखा है अगर देश में ये बोल रहे हमने किया है, जब आपने प्रश्न किया है, हमें हर बार स्ट्राइक क्यों होता है, धरने क्यों हो रहे हैं? मैं क्या बता रहा हूं, देखिए यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स कांग्रेस के टाइम पे भ्रष्टाचार रहते थे, भाजपा के वाइस चांसलर्स यूनिवर्सिटीज में दंगे फसाद करके देशद्रोही के ये सब होते, पर हमारे वाइस चांसलर्स आप देखिए, वाह वाह वाह, अब देखो ये तो कॉमन रेटोरिक है, ये तो कॉमन रेटोरिक है। ये तो यूनिवर्सिटीज में तेलंगाना के वाइस चांसलर प्योर एकेडमिशियंस है, कोई पॉलिटिकल अफिलिएशन नहीं है किसी के, सब तेलंगाना के लिए संघर्ष। कृष्ण जी, जिलानी साहब नहीं कृष्ण पार्टी के क्लोज है वो एस्टैब्लिश होते हैं। जी शिराज खान का भी एक सवाल था। शिराज खान, आपने भी इशारा किया कृषांक की किसी बात पर आप। जी बात ये हो रही थी कि श्रीनिवास जी ये बता रहे थे कि भाई तेलंगाना में कांग्रेस और बीजेपी एक है, तो मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि सरकार आपकी है, अपोजिशन में हम लोग हैं और हम सरकार से सवाल करेंगे, हम कहां से यहाँ पर एक हो गए? अगर बीजेपी सरकार में होती या बीजेपी कुछ करती तो जरूर हम उनसे भी सवाल करते। रही बात हमारे सोनिया जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने सेंटर में मोदी जी पे सवाल कर रखे हैं, बीजेपी सरकार पे सवाल उठा रहे, आज भी उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे जब तक अवाम का भला नहीं होता है। रही बात दूसरी, सर हम डेवलपमेंट के बार बार सवाल कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है सर कि जहां पर केसीआर साहब ने, अभी मैं टीआरएस पार्टी के प्रवक्ता से जवाब मांगूंगी, क्या उन्होंने ये पूछा था कि 12% रिजर्वेशन की बात की थी माइनॉरिटीज के लिए, क्या उन्होंने लागू किया है इसको? बताइए आप कहां पर है? अहम सवाल इस पर। जमीन दलितों के लिए बात की थी उन्होंने, ठीक है शिराज खान जी, कृषांक जवाब देंगे। कोई माइनॉरिटी का मिनिस्टर नहीं होता है, कोई वुमेन मिनिस्टर नहीं होती है। जी कृषांक, जवाब दीजिए। देश के होम मिनिस्टर, देखिए मिनिस्टर्स ये माइनॉरिटी या वो रिलीजियन से वो सब रॉन्ग है, फिर भी आपको मालूम रहना चाहिए कि होम मिनिस्टर कौन से रिलीजियन के है। वैसे वो आप जो सेक्युलर है ना, नहीं 12%, आप सिर्फ माइनॉरिटी के लिए क्यों बात कर रहे हैं? सेक्युलर पार्टी है ना कांग्रेस पार्टी सेक्युलर है ना? नहीं, कांग्रेस पार्टी सेक्युलर है ना, तो आप क्यों रिलीजन बेस्ड पार्ट ऑफ द इंडिया? कृष्ण 12% का तो सवाल आज भी मामला है। शब्बीर अली साहब ने यह भी कहा था कि ये जो 4.5% का जो रिजर्वेशन है इसको भी खतरा है, सरकार इसको लेकर क्या कर रही है? जी वो भी आपको मालूम रहना चाहिए कि जब राजशेखर रेड्डी जी ने 4% लाया, उस पे भी सुप्रीम कोर्ट में रोक हुई है। हमने पार्लियामेंट में प्रपोज किया है, हम उस पे अड़े हुए हैं, पर आपको जानना चाहिए कि देश भर में चलिए बिल्कुल 4 से आगे बढ़कर टीआरएस के केसीआर ने 12% की बात की थी, लोग उसका भी इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल 7 साल पूरे हो चुके हैं अलहदा तेलंगाना के लिए, कितने ख्वाब पूरे हुए और कितने अभी बाकी हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल आप सभी तेलंगाना के लोगों को बहुत बहुत यौम तासीस मुबारक हो, आप सभी को मुबारक, और इस पूरे डिबेट में शामिल होने के लिए आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। तो तेलंगाना की यौम तासीस पर फिलहाल इतना ही, आदाब।